तो इसी वजह से पेशावर ज़ल्मी की प्लेटिनम कैटेगरी में मेन मुकाबला होगा बाबर आजम और साइम अयूब के दरमियान। और यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है क्योंकि सिल्वर कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी के तीनों मेजर स्पिनर्स मौजूद हैं। इसीलिए अगर आप कंपैरिजन करो मार्क चैपमैन और फहीम अशरफ का तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। फहीम अशरफ परफॉर्मेंस में बहुत ऊपर है। प्लेटिनम कैटेगरी में तो कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए हिसाब बहुत ही सीधा है, लेकिन डायमंड कैटेगरी में कोटा बहुत बुरे तरीके से फंसेगा। आखिर वो क्यों? अस्सलामुअलैकुम, दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग 2026 रिटेंशन। पहले दोनों पार्ट्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर पाकिस्तान सुपर लीग की नई रिटेंशन पॉलिसी क्या है और उससे लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स कैसे इफेक्ट हुई हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। फिलहाल ये चलते हैं आज के वीडियो की तरफ और ये डिस्कस करते हैं कि आखिर पेशावर ज़ल्मी और कोटा ग्लैडिएटर्स पीएसएल की इस न्यू रिटेंशन पॉलिसी से कैसे इफेक्ट हुई हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ विद पेशावर ज़ल्मी, तो पीएसएल 2025 के लिए पेशावर ज़ल्मी के प्लैटिनम कैटेगरी में 3 प्लेयर्स थे, बाबर आजम, साइम अयूब और टॉम कोलर कैडमोर। तो टॉम कोलर कैडमोर को अगर आप साइड पे करो क्योंकि बाबर आजम और साइम अयूब के सामने उनकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसी वजह से पेशावर ज़ल्मी की प्लैटिनम कैटेगरी में मेन मुकाबला होगा बाबर आजम और साइम अयूब के दरमियान। लेकिन यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के लिए मसला यह है कि पीएसएल 2025 में बाबर और साइम दोनों ने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया था। जहां पर बाबर आजम ने पीएसएल 2025 में 36 की बैटिंग एवरेज और 128 के स्ट्राइक रेट के साथ 288 रन बनाए थे, जो कि एक डिसेंट परफॉर्मेंस है, इतनी बुरी नहीं है लेकिन बाबर आजम के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही बुरी है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप साइम अयूब को देखोगे तो साइम अयूब ने पीएसएल 2025 में बहुत ही बेकार परफॉर्म किया था, जहां पर उन्होंने 17 के बैटिंग एवरेज और 120 के स्ट्राइक रेट के साथ 174 रन बनाए थे। अब जैसी परफॉर्मेंस आप बाबर आजम और साइम अयूब से एक्सपेक्ट करते हो वैसी परफॉर्मेंस तो ये नहीं थी। इसी वजह से इन दोनों के दरमियान फैसला होगा ब्रांड वैल्यू पर। तो इस रेस में तो डेफिनेटली बाबर आजम जीत जाएंगे क्योंकि बाबर आजम की ब्रांड वैल्यू के सामने पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर तो क्या किसी भी एथलीट की ब्रांड वैल्यू कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए डेफिनेटली पीएसएल 2026 के लिए प्लैटिनम कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी की फर्स्ट चॉइस बाबर आजम ही होंगे। नो फ्रॉम द प्लैटिनम कैटेगरी लेट्स मूव टुवर्ड्स द डायमंड कैटेगरी। तो पीएसएल 2025 में पेशावर ज़ल्मी की डायमंड कैटेगरी में 3 प्लेयर्स थे, कॉर्बिन बॉश, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और मोहम्मद हारिस को तो पेशावर ने रिटेन किया था लेकिन कॉर्बिन बॉश को ड्राफ्ट से पिक किया था। पीएसएल 2025 के ड्राफ्ट में पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल 2024 की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस के बेस पर मोहम्मद अली को डायमंड कैटेगरी से पिक किया था, लेकिन पीएसएल 2025 मोहम्मद अली के लिए बहुत ही बुरा गया था, जहां पर उन्हें पीएसएल 2025 में 9 से भी ज्यादा की इकोनॉमी से मार पड़ी थी और कोई वो ज्यादा विकेटें भी हासिल नहीं कर पाए थे। इसलिए मुझे ये चीज तो कंफर्म है कि डायमंड कैटेगरी में से पेशावर ज़ल्मी मोहम्मद अली को तो लाजमी रिलीज कर देगा क्योंकि उनका कंपटीशन है मोहम्मद हारिस के साथ। अब मोहम्मद हारिस को पेशावर ज़ल्मी इस वजह से नहीं रिटेन करेगा कि वो पेशावर ज़ल्मी की प्रोडक्ट है, बल्कि पीएसएल 2025 में मोहम्मद हारिस ने परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी दी थी, जहां पर उन्होंने 10 मैचेस में 25 की बैटिंग एवरेज और 148 के स्ट्राइक रेट के साथ 247 रन बनाए थे और उसके साथ क्योंकि वो विकेट कीपर भी हैं इसीलिए पेशावर ज़ल्मी उन्हें लाजमी रिटेन करना चाहेगा। डायमंड कैटेगरी में मोहम्मद हारिस की जगह इस वजह से भी कंफर्म हो जाती है क्योंकि उनके मुकाबले पर जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है, चाहे मोहम्मद अली हो या फिर कॉर्बिन बॉश की जगह पर आने वाले अलजारी जोसेफ हो। इसी वजह से पेशावर ज़ल्मी मोहम्मद हारिस को ही रिटेन करेगा। नो फ्रॉम द डायमंड कैटेगरी लेट्स मूव टुवर्ड्स द गोल्ड कैटेगरी। यहां पर भी पेशावर ज़ल्मी के लिए मामला बहुत ही सीधा है, जहां पर उन्हें हुसैन तलत या फिर अब्दुल समद में से किसी एक को रिटेन करना है। अगर आप पीएसएल 2025 में देखोगे तो अब्दुल समद की परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं रही थी, जहां पर वो 5 मैचेस में सिर्फ 60 ही रन बना पाए थे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी अब्दुल समद को एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के तौर पर देखती है, इसीलिए हो सकता है कि उन्हें रिटेंशन के तौर पर कंसीडर किया जाए। अगर आप पीएसएल 2025 में देखोगे तो हुसैन तलत ने 2 से 3 अच्छी इनिंग्स खेली थी, जिसमें एक 50 भी शामिल थी जो कि एक विनिंग प्रोस्पेक्ट में आई थी। लेकिन अब यह फैसला पेशावर ज़ल्मी ने करना है कि उन्हें हुसैन तलत की शक्ल में एक एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर चाहिए या फिर अब्दुल समद की शक्ल में एक यंग स्टार या फिर यंग फिनिशर जो कि पाकिस्तानी टीम और पेशावर ज़ल्मी का फ्यूचर भी बन सकता है। नो फ्रॉम द गोल्ड कैटेगरी लेट्स मूव टुवर्ड्स द सिल्वर कैटेगरी। और यहां पर पेशावर ज़ल्मी बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है क्योंकि सिल्वर कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी के तीनों मेजर स्पिनर्स मौजूद हैं, सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब और मेहरान मुमताज। अगर आप पीएसएल 2025 में सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस देखोगे तो उन्होंने 3 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट ही हासिल की थी और दूसरी तरफ मेहरान मुमताज और आरिफ याकूब का हाल भी कुछ ऐसा ही था। इसी वजह से पेशावर ज़ल्मी पीएसएल 2025 में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी थी। लेकिन अगर आप सुफियान मुकीम की हालिया परफॉर्मेंसेस देखते हो कि जैसा उन्होंने राइजिंग स्टार एशिया कप में परफॉर्म किया
और जैसा डोमेस्टिक टूर्नामेंट प्रेसिडेंट कप में परफॉर्म किया, इस वजह से पेशावर ज़ल्मी उन्हें लाजमी कंसीडर कर सकती है। लेकिन यहां पर हो सकता है कि पेशावर ज़ल्मी सुफियान मुकीम को कंसीडर ना करे, क्योंकि इमर्जिंग कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी का एक बहुत ही बड़ा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बैठा है, जिसने पीएसएल 2025 के बाद से सुफियान मुकीम से भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, और वो है माज सदाकत। पीएसएल 2025 में माज सदाकत ने अपने पीएसएल डेब्यू पर पेशावर के लिए 50 स्कोर की थी, और उसके बाद उन्होंने राइजिंग स्टार एशिया कप, नेपाल प्रीमियर लीग और प्रेसिडेंट कप में क्या तबाही मचाई है वो तो आपको मालूम ही है। इसलिए जहां तक मुझे लगता है कि अगर पेशावर ज़ल्मी माज सदाकत या फिर सुफियान मुकीम के दरमियान में से किसी एक को चूज करती है तो पेशावर डेफिनेटली माज सदाकत की तरफ जाएगा। तो अगर इन स्टैट्स और इस एनालिसिस को देखने के बाद अगर ये फैसला करना हो कि पेशावर ज़ल्मी की 4 पॉसिबल रिटेंशन कौन सी होनी चाहिए तो वो ये होंगी। प्लेटिनम कैटेगरी में से पेशावर रिटेन करेगा बाबर आजम को, डायमंड में से मोहम्मद हारिस को, गोल्ड में से हुसैन तलत को, और इमर्जिंग में से माज सदाकत को। वैसे आपको क्या लगता है कि पेशावर ज़ल्मी को कौन से 4 प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब आइए बढ़ते हैं कोटा ग्लैडिएटर्स की तरफ। तो कोटा ग्लैडिएटर्स पीएसएल 2025 में फाइनली एक 6 साल के लंबे इंतजार के बाद पीएसएल फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई थी। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द प्लैटिनम कैटेगरी ऑफ कोटा ग्लैडिएटर्स, तो पीएसएल 2025 के लिए कोटा ग्लैडिएटर्स की प्लैटिनम कैटेगरी में 3 प्लेयर्स थे, फिन एलन, मार्क चैपमैन और फहीम अशरफ। फिन एलन तो आईपीएल में पिक हो चुके हैं, इसलिए उनकी बात करना तो बेसूद है, तो पीछे बचे मार्क चैपमैन और फहीम अशरफ। तो अगर आप पीएसएल 2025 में मार्क चैपमैन की परफॉर्मेंस देखोगे तो उन्होंने 6 मैचेस में 120 के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 52 रन बनाए थे, जो कि फहीम अशरफ के सामने तो कुछ भी नहीं है। जहां पर उन्होंने पीएसएल 2025 के 11 मैचेस में 10.9 की इकोनॉमी के साथ 17 विकेटें हासिल की थी, और बैटिंग में 150 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ 163 रन भी बनाए थे। इसीलिए अगर आप कंपैरिजन करो मार्क चैपमैन और फहीम अशरफ का तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। फहीम अशरफ परफॉर्मेंस में बहुत ऊपर है, इसीलिए अगर प्लैटिनम कैटेगरी में से कोटा ग्लैडिएटर्स कंफर्म किसी को रिटेन करेगी तो वो फहीम अशरफ ही होंगे। प्लैटिनम कैटेगरी में तो कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए हिसाब बहुत ही सीधा है, लेकिन डायमंड कैटेगरी में कोटा बहुत बुरे तरीके से फंसेगा। आखिर वो क्यों? तो पीएसएल 2025 में कोटा ग्लैडिएटर्स की डायमंड कैटेगरी में 3 प्लेयर्स थे, रायली रूसो, मोहम्मद आमिर और अबरार अहमद, और ये तीनों प्लेयर्स रिटेन थे। कोटा ने इन्हें ड्राफ्ट से पिक नहीं किया था। अगर आप पीएसएल 2025 में रायली रूसो की परफॉर्मेंस देखोगे तो उन्होंने 39 की बैटिंग एवरेज और 175 के स्ट्राइक रेट के साथ 234 रन बनाए थे, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल थी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस देखोगे पीएसएल 2025 में तो वो उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रही, या फिर आप ये कहो कि मोहम्मद आमिर का एक टेम्पर जो ऑरा हुआ करता था वो आज नहीं है। जहां पर मोहम्मद आमिर ना सिर्फ न्यू बॉल के साथ रन रोकते थे और विकेटें हासिल करते थे, बल्कि ओल्ड बॉल के साथ भी रन को अच्छे तरीके से रोकने की सलाहियत रखते थे। लेकिन अगर आज वो आप चीज देखोगे तो मोहम्मद आमिर न्यू बॉल के साथ तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ओल्ड बॉल के साथ उन्हें बहुत बुरे तरीके से रन पड़ जाते हैं, जैसा कि हमने पीएसएल फाइनल में भी देखा था। तो अगर आप रिटेन करने के लिए मोहम्मद आमिर का कंपैरिजन अबरार अहमद के साथ करोगे तो अबरार अहमद बहुत ऊपर बैठे हैं, जहां पर उन्होंने पीएसएल 2025 में 10 मैचेस में 7.4 की इकोनॉमी के साथ 17 विकेटें हासिल की थी और कोटा को फाइनल में पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। और उसके बाद पूरे साल 2025 में जैसी परफॉर्मेंस अबरार अहमद ने पाकिस्तानी टीम के लिए दी है, इसलिए कोटा ग्लैडिएटर्स डेफिनेटली डायमंड कैटेगरी में से अबरार अहमद को ही कंसीडर करेगा और उन्हें रिटेन करेगा। नो फ्रॉम द डायमंड कैटेगरी लेट्स मूव टुवर्ड्स द गोल्ड कैटेगरी। तो कोटा ग्लैडिएटर्स की गोल्ड कैटेगरी में पीएसएल 2025 में 3 प्लेयर्स थे, अकील हुसैन, सऊद शकील और मोहम्मद वसीम जूनियर। अकील हुसैन तो आईपीएल 2026 के लिए पिक हो चुके हैं, इसलिए उनको तो आप साइड पे ही कर दो। तो पीछे बचे मोहम्मद वसीम जूनियर और सऊद शकील। अब सऊद शकील वो कप्तान है जिसने 6 साल के एक लंबे इंतजार के बाद कोयटा को पहली दफा फाइनल में पहुंचाया, लेकिन दूसरी तरफ कोयटा के पास मोहम्मद वसीम जूनियर की शक्ल में एक अच्छा फास्ट बॉलर मौजूद है, जो कि न सिर्फ मिडिल ओवर्स बल्कि डेथ ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग करता है और न सिर्फ रन को रोकता है बल्कि विकेटें भी हासिल करता है। लेकिन अब ये फैसला कोटा ग्लैडिएटर्स ने करना है कि उन्हें वो कप्तान चाहिए जिसने 6 साल के बाद उन्हें फाइनल में पहुंचाया, या फिर उन्हें मोहम्मद वसीम जूनियर की शक्ल में एक अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए। अब गोल्ड कैटेगरी के बाद आएगी सिल्वर कैटेगरी, और यहां पर सिल्वर कैटेगरी में 2 प्लेयर्स के दरमियान मुकाबला है, जो कि है ख्वाजा मोहम्मद नाफे और उस्मान तारिक। लेकिन मुझे लगता है कि कोटा ग्लैडिएटर्स इन दोनों को रिलीज कर देगी। अब आखिर वो रिलीज क्यों करेगी आइए बताता हूं। अगर आप सिल्वर कैटेगरी से जंप करके आगे इमर्जिंग कैटेगरी में जाओ तो कोटा ग्लैडिएटर्स की इमर्जिंग कैटेगरी में पीएसएल 2025 में थे हसन नवाज। हसन नवाज ने पीएसएल 2025 में 162 के स्ट्राइक रेट के साथ 399 रन बनाए थे और कोटा को फाइनल में पहुंचाने का उनका बहुत बड़ा हाथ था। यहां तक कि पीएसएल 2025 के फाइनल में भी उन्होंने लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट 43 बॉल्स पर 76 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली थी, इसलिए कोटा उन्हें रिटेन करने के लिए लाजमी कंसीडर करेगी।
बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप उस्मान तारिक को देखोगे तो उन्होंने ना सिर्फ पीएसएल 2025 में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी वो अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने कुछ टाइम पहले हैट्रिक भी हासिल की है। लेकिन अब यहां पर देखना ये होगा कि कोटा ग्लैडिएटर्स हसन नवाज को पीएसएल 2025 की परफॉर्मेंस की बेस पर रिटेन करती है या फिर उस्मान तारिक की पाकिस्तानी टीम के लिए 2025 की परफॉर्मेंस की बेस पर उन्हें रिटेन करती है। तो ये तो थी पीएसएल की इस न्यू रिटेंशन पॉलिसी की वजह से पेशावर ज़ल्मी और कोटा ग्लैडिएटर्स कैसे इफेक्ट हुए उसकी कहानी। अगली वीडियो में मुल्तान सुल्तान्स की बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।